सबको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आज आप सब लोग ये एनुअल डे में आए हैं यहाँ पर ये कार्यक्रम देखने के लिए। आप सबको हमारा थीम पता होगा, लेट अस अराइज एंड बिल्ड। आए हम निर्माण करें, किसकी? हमारी देश की। मैं ये सारे बातें कह रहा हूं तो आपको लगता हो कि मुझे ये सब पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे इनमें से कुछ भी बात पता नहीं था जब तक एक व्यक्ति के द्वारा मुझे ये चीज पता चला। अभी जो आप ये कहानी देखने वाले हैं, ये ऐसे ही कुछ लोगों की है जो देश निर्माण के बारे में पहले समझते नहीं थे या देश के विकास में उनकी भूमिका क्या है इसको वो जानते नहीं थे। जब आप ये कहानी देखेंगे, आप मेरी कहानी और हम में से कुछ लोगों की कहानी को आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है इस देश के निर्माण में। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इंतजार करिए, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पता जैसी मेरी जिंदगी बदल गई वैसे आपकी भी जिंदगी आज यहां बदल जाए। Good morning to one and all, respected teacher and all my dear friends. Today we are here to debate on the topic youth and nation building. Are we doing enough? Let's start the debate. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। हम अपने आसपास देख रहे हैं, रोड के गड्ढे से लेकर ऑफिस में होने वाले भ्रष्टाचार, घूस लेना, गरीबी, बेरोजगारी और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होता। हम अपने स्कूल के टूटे हुए पाइप नहीं सुधार सकते, हमसे क्या ये देश का निर्माण होगा? टीम बी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आरव के बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि हमारे देश में बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन हार मानना सुझाव नहीं है। नैना, आपके लिए ये बोलना शायद आसान होगा। दुनिया #नेवर गिव अप में नहीं चलती, बस विश्वास करने से कुछ नहीं बदलता। मैं इस टीम को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितनी भी तरक्की हुई वो सब ऐसे लोगों के कारण जिन्होंने कभी ना कभी विश्वास किया और खुद बदलाव के कारण हुए हैं। स्वामी विवेकानंदा ने कहा है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी पर सोचो, उसी का सपना देखो, यही सफलता का मार्ग है। अगर तुम बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें खुद वो बदलाव होना होगा, वो बदलाव अंदर से आना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का डिबेट यही खत्म होता है। बस एक बात बोलना चाहूंगी, निंदा करना आसान है, पर बदलाव लाना, उसके लिए पसीना बहाना मेहनत मांगता है। आज़ादी भी कभी असंभव लगती थी, जब तक जवानों ने इसे हमारे लिए संभव नहीं बना दिया। थैंक यू। आरव, तूने वो ट्रिप की तैयारी कर ली? कौन सी ट्रिप की बात कर रहा है बे? अरे वो स्कूल ट्रिप जो हमें ढोलकपुर ले जा रहे हैं। अच्छा, वो बोल तो ऐसे रहा है कि कोई शिलोंग या सिक्किम लेके जा रहे। मैं तो बस अपनी इंटरनल मार्क्स के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाना था ये ढोलकपुर वोलकपुर। भाई मैं कह रहा हूँ एकदम फालतू जगह है। मैं अपने पापा के साथ एक बार गया था, नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। भाई डरा क्यों रहा है? एक तो फ़ोन नहीं चलेगा, ऊपर से उस नैना का देश का निर्माण का ऊपर बक सुनना पड़ेगा। हे प्रभु, ये क्या हुआ? ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ? चल भाई, जाएंगे तो जाएंगे पर शान से जाएंगे। सुना है कि पास में नया एक KFC खुला है, चल जाके वहाँ अपने सारे पैसे उड़ाते हैं। ये हुई ना बात, ये है फायदा आमिर बाप के बेटे के साथ दोस्ती करने की। फिर वो दिन आया जब आरव और उसके दोस्त ढोलकपुर पहुंचे। स्टूडेंट्स, ये है वो जगह जहाँ हम 2 दिन रुकेंगे, और ये है मिस्टर गोपाल। इन्होंने आपके रहने के और सारे चीज़ों का इंतजाम कराया है। आप सभी का हमारे गांव में स्वागत है। ये स्कूल 2009 पर स्थापित हुई। यहाँ पर हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके पास उम्मीद नहीं हम उनको उम्मीद दिलाते हैं। यार, ये लोग डायलॉग लिख के लाते हैं या फिर अपने आप से ही निकलता है? बॉयज, बिहेव योरसेल्फ। कोई बात नहीं मैम, ये डायलॉग नहीं है, ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। फिलहाल आप आराम करिए, कल सुबह हम स्कूल में मिलेंगे। वो रात आरव के लिए इतनी आसान नहीं थी, लेकिन किसको मालूम था उसकी जिंदगी यहां बदलने वाली थी।
भाई तेरा नींद कैसा था रात का? देख, मेरा थोपड़ा देख। मेरा थोपड़ा देख के लग रहा था कि मैं कल रात को सो पाया। मच्छरों ने मेरा सारा खून चूस लिया है। मेरे शरीर में खून कम, पानी ज्यादा होगा। भाई मेरे को तो कमर दर्द हो रहा है, कोई मुझे घर ले जाओ यार। कहीं नहीं जा रहा तू, हम सब एक साथ सहेंगे। ये स्कूल कम, खंडर ज्यादा लग रहा है। यहाँ की दीवारों में भी दरार है। आरव, ये जगह जैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ जो सीखने आए हैं उस पर ध्यान दो। माफ कर दो मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई। नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारे छोटे से स्कूल में आप सबका स्वागत है। हमारा स्कूल बड़ा तो नहीं है पर सपने बड़े हैं। लेकिन सपनों से टूटी दीवार थोड़ी ना बनते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। सपनों से टूटे दीवार नहीं बनते, लेकिन सपने ऐसे मनों को बनाते हैं जो एक दिन ये दीवारों को मजबूत बनाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इनसे मिलिए जो 5 किलोमीटर दूर से नदी पार करके आते हैं। 5 किलोमीटर? इतने दूर से आते हो आप? हाँ दीदी, मुझे गोपाल सर के जैसा अच्छे टीचर बनना है। मेरे गांव में स्कूल बनाना है ताकि मेरे जैसे बच्चों को दूर से चल के आना ना पड़े। ये मत समझना कि यहाँ बाल मजदूरी हो रही है। ये जगह बच्चों के अपने घर जैसा है। बच्चे खुद अपने जिम्मेदारी समझकर काम कर लेते हैं। आओ मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। चल भाई, पानी पी के आते हैं। देख यार, यहाँ तो टैप भी नहीं चल रहा है। भैया, रात भर बिजली नहीं थी इसलिए पानी नहीं है। ये लीजिए, इससे पी लीजिए। मैं स्कूल के हैंडपंप से आपके लिए पानी लाई हूँ। आपने ये पानी हमारे लिए लाया है? हाँ भैया, हमारे सर ने सिखाया है अतिथि देवो भव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कौन है? नो सर। ये भैया दीदी दूर के स्कूल से आपसे मिलने आए हैं और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग भी इनके साथ टाइम स्पेंड करो। जितना हो सके कुछ ना कुछ नया सीखो। ओके सर। सर, ये बोर्ड में पेंटिंग क्या है? ये बोर्ड में जो आप चित्र देख रहे हैं वो इन बच्चों के बनाए हुए हैं। इन्हें कोई नहीं हटाता, क्यों सर? क्योंकि ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, ये इनके सपने हैं। हर दिन जब ये बच्चे क्लास में आते हैं, ये ड्राइंग्स इन्हें मोटिवेट करते हैं। अब चाहो तो इन बच्चों के एम्बिशन पूछ सकते हैं। बच्चों, अब क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? दीदी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं डीसी बनना चाहता है। मैं एस्ट्रोनॉट बन के चांद में जाना चाहता हूँ। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं एक फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वाह, अब सबके सपने कितने अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, हमें बहुत खुशी है कि आज हम आपके बीच में आए हैं। आप सबका सपना सुन के हम मोटिवेट हुए हैं। तो अब हम सब मिलकर एक एक्टिविटी करेंगे। चलो बाहर चलते हैं। ओके मैम। उस पल ऐसा लगा कि आरव की दुनिया रुक सी गई। उसके आसपास एक अनकही खामोशी छा गई। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। क्या तुम उनके सपनों के बारे में सोच रहे हो? सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जब यहाँ आया था, मैं आपके बारे में, स्कूल के बारे में, इन बच्चों के बारे में कितना रूडली बात कर रहा था। लेकिन इन बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उम्मीद है, इन सबको देखकर मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ सर। जिस उम्मीद के साथ ये जी रहे हैं, उसका 1% भी मेरे अंदर नहीं है सर। कभी भी नहीं था। मुझे तो ये देश कभी पसंद भी नहीं था। जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो मुझे ये एहसास होता है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को वैल्यू ही नहीं दिया। बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इनके पास कुछ नहीं है, ये गरीब है। ये इनका सबसे बड़ी ताकत है। ये अपने ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। हम जो आराम में रहते हैं, कंफर्ट में जीते हैं, हमें स्ट्रगल के बारे में नहीं मालूम और हमें सपनों की अहमियत नहीं पता है। जब एक बच्चा खुद पे भरोसा करता है,
ये बोर्ड में बने हुए चित्र में भी जान आ जाती है। इतने बड़े बदलाव कैसे आ सकते हैं सर? बेटा, बड़े देश कैसे बने तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम सर। कुछ लोगों ने खुद पे भरोसा करके छोटे छोटे कदम उठाए। इन लोगों को यहाँ रहने दो, तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलो। आज तुम मेरे घर पे खाना खाना, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। ठीक है सर। बेटा, इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी पद्मा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। पद्मा, इसके लिए जरा खाना निकालना। ठीक है, क्या आपके लिए भी निकालूं? नहीं, मत निकालो, मुझे अभी जाना है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आई एम ए पार्ट टाइम टीचर एंड फुल टाइम फार्मर। सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ पाया। मैं शायद यहाँ से एक नया इंसान बनकर जाऊँगा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, हम एक साथ इस देश के लिए कुछ करेंगे। उस दिन वहां से आरव एक नया इंसान बनकर लौटा, नए सपने और उमंग के साथ, नए उम्मीद के साथ मेहनत से आगे की जिंदगी वो जीने लगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरी एंट्री अब होने वाली है। आप सबका इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए तरक्की की जरूरत है, देश की निर्माण की जरूरत है, और देश की निर्माण के लिए महान लोगों की भूमिका सबसे बड़ी होती है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति आज हमारे बीच में है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल देश की निर्माण के लिए खर्च किया है, और उनका नाम है गौतम लाल मेहता। आए हम ताली बजाकर स्वागत करें मिस्टर गौतम लाल मेहता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं महान नहीं हूं, ना ही इस बात का लालच है कि मैं महान आदमियों में गिना जाऊं। मैं तो व्यापारी हूं जी, लेकिन व्यापारियों को कभी महान माना ही नहीं जाता। लेकिन किसी भी देश की तरक्की में व्यापारियों का ही सबसे बड़ा योगदान है, और आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद व्यापारियों को हर दौर में विलन माना जाता है। एक ऐसी सोच बनी हुई है कि गरीब अच्छा होता है और अमीर बुरा। रिक्शा में चलने वाला आदमी ईमानदार माना जाता है, और महंगी गाड़ी में सफर करने वाला बेईमान। हमारे देश के पिछड़े रह जाने में इस सोच का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे मित्रों, गरीबी कोई अच्छी चीज नहीं है। इसे ग्लोरीफाई मत करिए, इसे एड्रेस कीजिए। इससे लड़ने के लिए हमारे यानी कॉरपोरेट के यानी व्यापारियों के हाथों को मजबूत कीजिए। हमारे बदौलत ही आप विकास कर पाएंगे, आप इस देश को चला पाएंगे, इस देश का निर्माण कर पाएंगे, और एक दिन सुपर पावर बन पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो जेंटलमैन, ये है ढोलकपुर, छोटा सा गांव, लेकिन हमारे पैसे का खदान है ये। अरे मेहता जी, ये तो स्कूल है, ऊपर से बंद पड़ा हुआ है। स्कूल? यहाँ हम बिजनेस करने आए हैं, चैरिटी करने नहीं है। स्कूल के बिल्डिंग का क्या करना, यहाँ तो हमारा कंपनी आएगा। भाई साहब, लेकिन सुना है कि कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ किसान और कोई टीचर। हाँ, है एक आदमी, एक गोपाल शर्मा, बहुत जोश था उसमें, पर सिस्टम नहीं समझता है ना, कोर्ट केस का चक्कर लगा रहा है। फिर इश्यू सॉल्व हुआ? यार राजीव, सिस्टम सिंपल है। जो जमीन को पकड़ के बैठा है उसको सिर्फ दो चीजें हिलाती है, पैसा और प्रेशर, और ये दोनों हमारे पास है। यहाँ पर हमारा 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है, इंडस्ट्रियल केमिकल पावर प्लांट, और इस पूरे बेल्ट में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनाएंगे। ढोलकपुर लगेगा छोटा, लेकिन पैसा बड़ा होगा।
मेहता जी, कागजात सब तैयार हो गया? हाँ हाँ, उसकी फिक्र तुम मत करो। कुछ फाइल पहले से ही मेरे हाथ में है, एक आग कल तक क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो थोड़े और पैसे फेंक दूंगा। वो गोपाल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या होना है, बेचारा स्ट्रेस में आ गया था। कहीं सुना है मैंने कि उसको हार्ट अटैक वगैरह हुआ है। वो चैप्टर तो वहीं खत्म हो चुका है। फैमिली को समझा देंगे और थोड़ा पैसे उनको भी दे देंगे। वैसे भी इस बिजनेस से इन्हीं गांव वालों का फायदा होने वाला है। जितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके परिवार वालों को हम यहाँ नौकरी दे देंगे और जो मुनाफा होगा उसमें उनका भी फायदा होगा। इस तरीके से उनका आवाज भी दब जाएगी। मेहता जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? महेश भाई, ये भारत है, यहाँ सच की जीत नहीं होती, ना इंसाफ की। यहाँ जीत सिर्फ उसकी होती है जिसका हाथ लंबा होता है, और हमारा हाथ सबसे लंबा है। इतनी तो कानून की भी नहीं है। मेहता जी, प्लान तो आपका बढ़िया है, हिट भी होगा। वो तो होना ही है, इतने सालों से वही तो करता आ रहा हूं मैं। चलो फिर चलते हैं। ठीक है मेहता जी। अरे ये स्कूल, यहाँ स्कूल के आगे प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों लिखा हुआ है? नो एंट्री। आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? भैया सुनिए एक मिनट, ये स्कूल बंद क्यों है और ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है इसके गेट पे? बेटा क्या बताऊं तुझे, ये एक बड़ा बिजनेसमैन ने खरीद लिया। कहता है यहाँ पे फैक्ट्री बनाने वाला है। अरे ऐसे कैसे फैक्ट्री बना सकते? किसी ने उनको रोका नहीं क्या? किया था बेटा, हम सब ने कोशिश की। एक गोपाल जी थे जो हमारे लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, गोपाल जी, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। बेटा उनके घर चले जाओ तुम, उनकी पत्नी बता देगी तुम्हें सब कुछ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते आरव बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो तुम यहाँ। हाँ, मैं गोपाल सर से मिलने आया था, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि स्कूल बंद हो गया और यहाँ फैक्ट्री बनने वाला है, और उसके लिए गोपाल सर लड़ रहे हैं। गोपाल जी कहाँ है? मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो स्कूल के लिए ज़रूर लड़े होंगे, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं है। हाँ बेटा, लड़ाई तो हमने लड़ी, पूरे गांव के लिए, स्कूल के लिए, अपने खेत के लिए। पर कोर्ट केस का चक्कर, टेंशन, पर ये सब उनका दिल झेल नहीं पाया। क्या मतलब वो? हाँ बेटा, वो नहीं रहे। 2 महीने पहले उनकी मौत हो गई। हम सब अकेले पड़ गए, जमीन चली गई, स्कूल चला गया, और अब हमें भी घर छोड़ने का नोटिस मिल गया है। माँ जी, आप अकेले नहीं हैं। मैं एक लॉयर हूँ। आपके लिए, गोपाल सर के लिए और इस पूरे गांव के लिए मैं लड़ूंगा। हम सब मिल के लड़ेंगे। बेटा ये इतना आसान नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस ढोलकपुर में हर किसी का जमीन वापस लौटाऊंगा। किसी की भी जमीन मैं छीनने नहीं दूंगा। ये वो जगह थी जहाँ मेरी जिंदगी बदली। अब मैं यहाँ किसी की भी जिंदगी को बर्बाद होने नहीं दूंगा। बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। मिस्टर गौतम लाल मेहता, क्या हम बात कर सकते हैं? अरे आरव जी, आइए बैठिए। आपके बहुत चर्चाएं सुन रहा हूं मैं। सुना है कि आप ढोलकपुर के लोगों के लिए केस लड़ने वाले हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं। आप वो है जो डेवलपमेंट के नाम पर लोगों से जमीन लूट रहे हैं। अरे बेटा क्या बताएं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूं। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूं। बिजनेसमैन होते हुए थोड़ा कड़क होना पड़ता है मुझे। जमीन नहीं ली मैंने, एक्वायर किया है। गवर्नमेंट अप्रूवल्स, सिग्नेचर सब लीगल है। बेईमानी नहीं की है मैंने। लीगल? जब धोखा, डर और दबाव हो तो लीगल भी इलीगल बन जाता है। देखिए आरव जी, आप अपना कीमत बताइए। मैं 1500 करोड़ वहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। जो भी मुनाफा होगा उसमें आपको भी कुछ मैं दे दूंगा। सर, मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन लोगों का ज़मीन उन्हें आप लौटा दीजिए। वहाँ के किसान, बच्चे, उन सभी में बहुत उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को आप ख़त्म मत कीजिए। अरे आरव जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने ज़मीन वहाँ से लिया है, लेकिन उनका ही उसमें फ़ायदा होने वाला है। अब गोपाल जैसे लोग वो बिजनेस को नहीं समझ पाते ना, इमोशनल हो जाते हैं।
वहां पर ये कंपनी आने से उन गांव वालों को ही फायदा होने वाला है, और गोपाल जैसे किसान ये कैसे समझ पाएगा? गोपाल सर सिर्फ एक किसान नहीं थे, वो मेरे टीचर थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमारा देश किसी सपनों से बनता है, कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ। ढोलकपुर के गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत बड़े सपनों के साथ जी रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। आरव जी, ये न्याय का भाषण देकर आप मुझे मत डराओ, बहुत देखे हैं ये। आपको केस करना है ना, करो, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, जीत नहीं पाओगे आप। आपके पास है ही क्या उखाड़ लोगे आप मेरा? गौतम जी, मेरे पास सच है, और सच की आवाज दबती नहीं है। गोपाल सर का मौत आपकी वजह से हुआ। जमीन आपने जबरदस्ती ली। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है, सिग्नेचर की मिसमैच, फॉर्ज किया हुआ एनओसीज, धमकाने वाले कॉल्स, और आपके खिलाफ गवाह। आरव जी, सोच लो, ये केस आपको महंगी पड़ेगी। ये मेरी जंग नहीं है, ये देश का जंग है, साधारण लोगों का, जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इस बार इंसाफ की जीत होगी। अब हम कोर्ट में मिलेंगे। हम अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हैं, जहां आरव वर्सेस गौतम लाल मेहता का केस पूरे राज्य का ध्यान खींच रहा है, और इतने दिन से चले आने वाले केस पर आज फैसला होने वाला है। एक तरफ है बड़े बिजनेसमैन गौतम लाल मेहता, 1500 करोड़ प्रोजेक्ट के मालिक, और दूसरी तरफ एक जवान लॉयर आरव, जो एक मरे हुए टीचर गोपाल जी के लिए न्याय मांग रहा है। गांव वालों का कहना है कि उनकी जमीन जबरदस्ती ली गई। देश की नजर इस वक्त यहाँ है। क्या पैसा जस्टिस को हरा देगा, या एक आवाज पूरी सिस्टम को हिला देगी? और अब से कुछ ही देर में जज फैसला सुनाएंगे। क्या ढोलकपुर का स्कूल वापस खुलेगा, या यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री बनेगी? सबकी सांसें थम गई है। कैमरा पर्सन साबुर के साथ मैं आकाश, न्यूज़ 24/7 मिर्जापुर। आप सब बैठ सकते हैं। आज इस केस का आखिरी दिन है। लक्ष्मी जी, आप अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं आपको 2 चित्र दिखाना चाहूंगी। ये एक रेसिंग कार है, जिसमें हमारा देश है जो बुलेट ट्रेन के रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने पोटेंशियल को पहचानता है। दूसरा, ऊंट में बैठा हुआ भारत, जो अपने आप को छोटा समझता है, दुनिया में आगे बढ़ने से डरता है। क्या हुआ अगर हमारे देश में बड़े कंपनी आए, बड़े बिल्डिंग बन जाए? योर ऑनर, इस देश के 35% आबादी मिडिल क्लास के हैं। अगर हम इस देश में तरक्की नहीं लाएंगे तो ये लोग अपने पैसे दूसरे देशों में खर्च करेंगे। और पूरी दुनिया में जब कभी तरक्की हुई है, कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा है, और मॉडर्न जमाने की इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। योर ऑनर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे क्लाइंट मेहता जी ने क्या गलत किया? एक रूरल बैकवर्ड एरिया में अपने मेहनत से कमाए 1500 करोड़ इन्वेस्ट किया। इसके बदले इनको क्या मिलता है? झूठे कोर्ट केस, फॉल्स एक्यूजेशन और बदनामी। कुछ लोग कहते हैं ये किसानों की जमीन ले लेते हैं। मैं कहती हूँ ये बदल देते हैं। जो जमीन बंजर थी, वहाँ अब बिजनेस पार्क है। जहाँ झोपड़ियाँ थी, वहाँ अब 100 घर बन चुके हैं। क्या ये विकास नहीं? इन सब के बावजूद इन्हें देखिए, ये यहाँ चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि इन्हें इस कोर्ट पे यकीन है। इन्हें ये यकीन है कि आप इन्हें इंसाफ देंगे। लेकिन योर ऑनर, अगर ये इस केस को हारते हैं, वो इनकी हार नहीं है, वो भारत के संविधान की हार है। वो उस तरक्की की हार है जो इस देश को मिलनी थी। That's all, Your Honor. I raised my case. आरव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं गौतम लाल जी को कटघरे पे बुलाना चाहूँगा। यस, इजाज़त है।
योर ऑनर, मैडम ने क्या स्पीच दिया है और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इन्होंने सही कहा, इंडिया बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है और वो तरक्की पाने के लिए कुछ लोगों का सैक्रिफाइस भी ज़रूरी है। लेकिन वो सैक्रिफाइस करेगा कौन? योर ऑनर, मैं पिछले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें भारत सरकार इंडिया की गरीबी मिटाने के लिए एक इकोनॉमिक सेंटर बनाना चाहता है और उसके लिए वो एक बड़ी ज़मीन एक्वायर करना चाहते हैं। ये है वो ज़मीन जहाँ पर एक बहुत बड़ा विला है और उस बड़े ज़मीन के मालिक और कोई नहीं, हमारे मेहता जी हैं। और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप देश के विकास के लिए अपना ज़मीन देना चाहेंगे? आपके पास तो ऐसे बहुत सारे बंगले होंगे, ये वाला दे दीजिए देश के लिए। योर ऑनर, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, लगता है नाराज हो गए। कोई बात नहीं, हमारे देश में देशभक्तों की कमी थोड़ी है। इसी जमीन के आसपास एक और फार्म हाउस है जिसके मिलने से भी काम हो जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि कोई और दे या ना दे, पर इस जमीन का मालिक अपना फार्म हाउस जरूर देगा, क्योंकि इस फार्म हाउस की मालकिन और कोई नहीं, हमारी लक्ष्मी मैम। मैम, क्या आप अपना जमीन देंगे? आपने ही तो अभी कहा था कि कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना है। ओह, तो मतलब कोई और सैक्रिफाइस करेगा पर आप नहीं। ये अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। योर ऑनर, एक और घर है मेरे पास, छोटा सा घर है, लेकिन इसके मिलने से भी काम हो जाएगा। क्या आपको लगता है मैम कि इस घर का भी मालिक हमें अपना घर दे देगा? अरे आरव जी, अपने केस के चक्कर में मेरे घर को क्यों घसीट रहे हो? मैम, फ्री में नहीं, मैं आपको दुगना प्रॉफिट दिलाऊंगा। अरे नहीं आरव जी, नहीं, मुझे माफ कीजिए। मैम आपको मैं 3 गुना प्रॉफिट दिलाऊंगा। अरे देना ही नहीं है मुझे। मैम, क्यों नहीं देना? बात गरीबी हटाने का है। अरे मेरा घर, मेरी मर्जी। मैम, यही तो हमारा केस है। यहाँ पे मेहता जी के मर्जी का वैल्यू है, एडवोकेट लक्ष्मी जी के मर्जी का वैल्यू है, आप जज आपके मर्जी का वैल्यू है, लेकिन श्री गोपाल और उनके गांव वालों के मर्जी का कोई वैल्यू नहीं है। योर ऑनर, जब बात देश के निर्माण की होती है, तरक्की की होती है, तो देश के गरीब और वीक लोगों को ही क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ता है? क्यों उन्हें इंसाफ के नाम पे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं? इसी कारण से गरीब और भी गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और कर्ज के कारण किसानों को आत्महत्या करना पड़ता है। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि देश का निर्माण होना है, इसका विकास होना है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर लाइव्स। धन्यवाद। इस केस के पहले दिन से अभी तक तमाम सबूतों और आर्ग्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट मिस्टर गौतम लाल मेहता को दोषी पाता है और कोर्ट इस नतीजे में पहुंचा है कि तरक्की और देश के निर्माण के नाम पर ढोलकपुर के निवासियों के साथ जो हुआ वो अन्याय है। इस कारण कोर्ट ये आदेश देता है कि जो जमीन उनसे लिया गया उन्हें पूरे मुनाफों के साथ वापस लौटा दिया जाए और गौतम लाल मेहता और उनके कंपनी पर कार्रवाई किया जाए। यही कोर्ट का फैसला है। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम वैसा नहीं हो जैसे तुम दिखते हो। बधाई हो, केस जीत गए तुम। मेहता जी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस उन गांव वालों का मदद करना चाहता था। तुम्हारे पास एक हुनर है, अगर हम एक साथ होते तो बहुत कुछ हम कर सकते थे, लेकिन तुम उन गांव वालों की तरफ चले गए। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मेहता जी, आई केयर फॉर देम, इसलिए मैं उनके लिए केस लड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे लोगों की परवाह नहीं है? मेहता जी, वही तो बात है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इस केस के जीतने के कारण उनके पास एक उम्मीद है। आपके पास तो सब कुछ है,
आप क्या कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए। मेहता जी, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर भी वो अच्छाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप उस अच्छाई को ढूंढ पाएंगे। उस दिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी उस कोर्ट रूम में मैंने अपने आप को अकेला पाया और उस लड़के के शब्द, उसके सवाल मेरे दिल में गूंज रहे थे। क्या मेरे अंदर अच्छाई है? उस दिन के बाद मुझे काफी समय लगा कि मैं अपने अंदर की उस अच्छाई को खोज निकालूं और एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। ये मेरी कहानी है, कैसे एक हार के कारण मेरे अंदर एक बदलाव आया। हाँ, ये सच है कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो आपको खुद वो बदलाव होना होगा और वो बदलाव अंदर से आना होगा। देश का विकास, देश का निर्माण ऐसे ही होता है।